नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं उस पहले चश्मदीद की सबसे बड़ी गवाही जिसने श्रद्धा और आफताब को आखिरी बार देखा। आपको दिखाएंगे कि आखिर सावरकर पर सवाल उठाकर राहुल क्या साधना चाहते हैं। और खबर गुजरात से भी होगी कि आखिर वहां के चुनावी रण में पाकिस्तान की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आपको मैं याद दिला दूं, आज हमने आपसे यह ट्विटर पर सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के लिए फांसी की मांग जायज है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अभी जंगल जंगल छान रही है, सबूत तलाश रही है, सुराग ढूंढने में लगी है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला उस चश्मदीद को जिसने श्रद्धा और आफताब दोनों को आखिरी बार देखा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर केस में उस शख्स की गवाही बहुत अहम है। तो आज एबीपी न्यूज पर वो शख्स खोलने जा रहा है इस मर्डर मिस्ट्री के कई राज। आप देखिए एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीचे तोड़ते हुए देखा है, ऊपर जाते हुए देखा है, बाकी वैसे बोलता चलता तो किसी से था नहीं। बस टिकट लेने आया, मैंने दी और चला जाता। पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, तो देन ही टोल्ड मी कि व्हाइल कटिंग फ्रूट यू नो माय नाइफ गॉट स्लिप्ड एंड आई गॉट दिस इंजरी। तो उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। उसी दिन देखा था जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे, तो उस समय वो आई थी। आफ्ताब वायलेंट हो रहा है, उसके ऊपर हाथ उठा रहा है। सबूत बोल रहे हैं, गवाह चीख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे एक आम से दिखने वाले शख्स के जहन में जल्लाद वाला जहर भरा था। देश को झकझोरने वाले श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की नॉन स्टॉप पड़ताल है, लेकिन सवाल है, मसलन आखिरी बार आफताब और श्रद्धा को साथ साथ किसने देखा था। सवाल यह भी है कि लाश के टुकड़े करने से पहले आफताब इमर्सन हीटर से पानी क्यों गर्म करता रहा। हर कोशिश के बाद भी पुलिस को घर से खून का एक भी धब्बा क्यों नहीं मिल रहा है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब आखिर 10 घंटों तक क्या करता रहा। सवाल यह भी है, कैसे एक शख्स इंसानी जिस्म का कतरा कतरा करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जवाब जानना चाहते हैं तो दिल्ली के छतरपुर की उसी तंग सी गली में चलिए जहां एक लाश के 35 टुकड़े आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। तस्वीरें हम इस वक्त आपको पहले क्राइम सीन से ही यानी कि श्रद्धा और आफताब के उसी घर से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में सबसे पहले आप घर देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये जो घर नजर आएगा फर्स्ट फ्लोर पर, 4 दिन से तस्वीरें आपको हम इसी घर से दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में हमने दिखाया था कि किस तरह से जहां पर पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। आफताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा और टाइम टू टाइम 18 दिनों तक मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा, डालता रहा। हरे रंग की दीवारों वाला यही वो मकान है जहां श्रद्धा ने आफताब के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर भरोसे का भार और उम्मीदों का संसार लेकर श्रद्धा उस कमरे तक गई। और यही वो कमरा है जिसकी दीवारों ने श्रद्धा की आखिरी चीखें सुनी थी। एबीपी न्यूज की टीम एक बार फिर इसी गली में पहुंची तो कैमरे पर आफताब के खिलाफ सबसे मजबूत गवाह सामने आया। मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे, तो उस समय वो आई थी। और वो आफताब भी मतलब नाम तो मेरे को पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। मकान मालिक ने मेरे पास कॉल किया था कि किराएदार परेशान है पानी के, उससे वो मोटर नहीं चल रही है, थोड़ा उनको समझा दो। उनको पता नहीं है, नए नए आए हैं, थोड़ा वो 1-2 बार मतलब कि चलाएंगे तो फिर वो समझ जाएंगे। इनका नाम है राजेश, प्लम्बर का काम करते हैं। आफताब और श्रद्धा जब इस मकान में रहने आए तो मोटर और पानी के कनेक्शन के बारे में बताने यही गए थे। इन्होंने ही आखिरी बार श्रद्धा और आफताब को साथ में देखा था। तो आपको हमने बस ये देखा है कि वो फूड वगैरह जैसे ऑर्डर करके मंगाते थे खाने पीने की चीज़ें, तो वो नीचे तोड़ते हुए देखा है, ऊपर जाते हुए देखा है, बाकी वैसे बोलता चलता तो किसी से था नहीं। शिफ्ट हो जाने के बाद कभी श्रद्धा को देखा? नहीं, उसी समय देखा था। एक बार देखा था, बस सिगरेट लेने आए थे। और दोनों आए थे? नहीं, मैंने कभी बातचीत की नहीं।
बस टिकट लेने आया, मैंने दी और चला जाता था। प्लम्बर राजेश के मुताबिक सामान हो या पार्सल, रिसीव करने के लिए आफताब ही बाहर निकलता। श्रद्धा और आफताब को सिर्फ एक बार साथ देखा था, देखते भी कैसे, क्योंकि 15 मई को आफताब और श्रद्धा नए फ्लैट में रहने आए थे। 3 दिन बाद 18 मई को ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब 10 घंटे तक क्या करता रहा? जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जानना चाहते हैं तो सुनिए। आफताब ने कबूल किया है कि उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में करीब 10 घंटे लगे थे। उसने 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया। इसके बाद सभी टुकड़ों को पॉलिथीन में बंद कर फ्रिज में रखता चला गया। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। लाश के टुकड़े करने के बाद बियर लाया, फिर मोबाइल पर वेब सीरीज देखी और सो गया। सोचकर दिल सहम जाता है कि कैसे एक शख्स बेजान जिस्म पर आरी चलाता रहा, लेकिन पल भर के लिए भी हाथ नहीं कांपे। कांपते भी कैसे? इस शख्स का जिस्म, जहन, अक्ल, शक्ल और करतूत का आगे का किस्सा सुनेंगे तो कांप जाएंगे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो पानी को लगातार गर्म करता रहा और उसे श्रद्धा के शव पर डालता रहा। ऐसा उसने क्यों किया, आप खुद देखिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में कबूला, बताया कि श्रद्धा की हत्या 18 मई की रात को ही की। गीजर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए 19 तारीख को फ्रिज में रखने के साथ उसने पानी गर्म करने वाली एक रॉड छतरपुर इलाके से खरीदी और बाथरूम में बाल्टी में रॉड लगाकर पानी गर्म करके उसमें ब्लीच लगाकर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर डालता रहा। आफताब लगातार गर्म पानी शव पर डालता रहा। गर्म पानी के साथ ही लाश के अलग अलग हिस्सों पर ब्लीच लगाता रहा। ये सब इसलिए ताकि देर होने पर लाश सिकुड़ न जाए। पुलिस को आफताब के घर से नया फ्रिज, पानी गर्म करने वाली रॉड, वैक्यूम क्लीनर के अलावा ब्लीच पाउडर भी मिला है। आफताब ने पूछताछ में बताया कि जब उसने शरीर के टुकड़े करने शुरू किए तो उसे अंदाजा था कि खून सीधा नाली में जाएगा, इसलिए उसने बाथरूम में पानी लगातार चलाकर रखा जिससे खून नाली में बह जाए। इसकी तस्दीक आफताब के फ्लैट का पानी का बिल भी करता है। आफताब का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त मिलता है। जिस बिल्डिंग में आफताब ने फ्लैट लिया था उसमें एक और भी किराएदार रहते हैं। सभी का बिल 0 आता है। ऐसे में 300 रुपए का बिल बनने का मतलब पानी का बम्पर इस्तेमाल है, यानी आफताब ने खून साफ करने के लिए पानी खूब बहाया। इतना ही नहीं, पुलिस को पड़ोसियों ने यह भी जानकारी दी कि वो बार बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाता था। रात को 10-11 बजे आता था। जब भी देखता था मैं, रात को इनकी मोटर ऑन रहती थी। ये मैं सोचता था भाई ये क्यों रात को चलती है, 2 दिन तो पानी नहीं आता, 1 दिन छोड़ के आता है यहाँ पे पानी, तो रोज डेली का पानी ऊपर चढ़ाना पानी। पड़ोसियों को शायद ही एहसास था कि इन दीवारों के पीछे एक जिस्म कतरा कतरा काटा जाता है। आफताब इतना शातिर दिमाग था कि लाश को ठिकाने लगाने के साथ ही सिलसिलेवार तरीके से सबूतों को मिटाता रहा। इसका अंदाजा इससे लग जाता है कि पुलिस को इस फ्लैट में बेंजीन टेस्ट के बावजूद खून का एक धब्बा तक नहीं मिल पाया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर पुलिस खून के धब्बों को ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर बेंजीन नामक केमिकल फेंकती है। इससे जहां भी खून गिरा होता है वो जगह लाल हो जाती है। जिस फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे थे उसमें भी बेंजीन टेस्ट में खून के धब्बे नहीं मिले। आफताब ने न जाने कौन से केमिकल से घर को साफ किया है कि बेंजीन से भी खून के धब्बे कत्ल की जगह नहीं मिल रहे। बड़ी मुश्किल से किचन के लोअर शेल्फ में जहां गैस सिलेंडर रखते हैं वहां खून के धब्बे मिले हैं। अब सवाल यह है कि जब लाश के टुकड़े बाथरूम में किए गए तो किचन में खून के धब्बे किसके हैं? पुलिस इसका पता कैसे लगाएगी? जवाब डीएनए टेस्ट। सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि खून इंसान का ही है, फिर खून के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। श्रद्धा के माता पिता के डीएनए से मैच करवाया जाएगा। अगर साबित होता है कि किचन से मिले खून के निशान श्रद्धा के ही हैं, तो पुलिस के पास एक और पक्का सबूत आ जाएगा। लेकिन अभी चुनौतियां और भी हैं। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को 18 पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रखा था। सवाल यह है कि जब महरौली के जंगलों में हड्डियां मिल रही हैं तो वो पॉलीथीन कहां गई जिसमें आफताब लाश के टुकड़े भरकर ले जाया करता था। महरौली के जंगल में पुलिस की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है। पुलिस को अब तक 12 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, लेकिन एक भी पॉलीथीन नहीं मिली। इसलिए माना जा रहा है कि आफताब लाश के टुकड़े को दूसरी जगह और पॉलीथीन को कहीं और फेंकता था। आफताब ने कत्ल के हर स्टेप को बेहद शातिराना तरीके से प्लान किया। 9 दिन की जांच के बाद भी पुलिस के पास कुछ ठोस नहीं।
खासतौर से अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के कटे हुए सिर को 3 दिनों तक फ्रिज के अंदर रखा और फिर उस कटे सिर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जमने की वजह से सिर सही से नहीं जल पाया। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के कटे सिर को मिट्टी में रगड़कर फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा जाए। यही वजह है कि पुलिस को श्रद्धा का सिर तलाशने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे पुलिस की जांच के बीच अब एक नई जानकारी भी सामने आई है। इसी साल जून में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में सिर के साथ मानव अंग मिले थे। लाख कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लग पाया था कि मानव अंग किसके हैं और किसने फेंके हैं। इस मामले में भी पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब को गुरुग्राम, हिमाचल, उत्तराखंड भी ले जाना है। इस केस में पुलिस के सामने भले ही चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, लेकिन जिस तरह हर गुनहगार का अंजाम तय होता है, उसी तरह आफ्ताब को भी उसके करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। तो सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से अभी कई पर्दे उठने बाकी हैं, लेकिन सियासत के मैदान में एक बयान ने हलचल मचाई हुई है। वो बयान दिया है राहुल गांधी ने। एक बार नहीं, 2 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी फिर से सावरकर के मुद्दे को बहस में लेकर आ गए हैं। आखिर राहुल के इस सावरकर रिटर्न्स का टारगेट क्या है? आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावरकर कितने वीर हैं। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं कि मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। सुर्खियों में आने के लिए एक महान क्रांतिकारक के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे। ही भारत जोडो यात्रा आहे ती खऱ्या अर्थाने थांबवावी महाराष्ट्रात आणि त्यांना महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य आहे, महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं राज्य आहे। सावरकर, सावरकर और सावरकर। राहुल गांधी 8 अक्टूबर को कर्नाटक के तुरुवेकरे गए तो सावरकर पर बोले। सावरकर used to get a stipend from the British. 15 नवंबर को महाराष्ट्र के हिंगोले पहुंचे तो फिर बोले। सावरकर कितने वीर हैं। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। हम महाराष्ट्र के अकोला में गए तो आजादी के आंदोलन में सावरकर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं कि मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। आखिर राहुल गांधी बार बार विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आखिर सावरकर पर सवाल उठाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी किस कदर हमलावर है। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं कि मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर तीखे बोल बोले। सावरकर का ताल्लुक भी महाराष्ट्र से रहा है। जाहिर है राहुल गांधी के बयान पर बवाल होना ही था। इसकी अगुवाई शिवसेना के शिंदे गुट ने की। नवी मुंबई में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ इस तरह अपना गुस्सा उतारा। तो वहीं शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर में भी राहुल गांधी के पोस्टर को निशाना बनाया। जसं आपण विचारांचा वारसा घेऊन पुढे चाललेलं, जसं वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांनी मनी शंकरच्या वेळी जोडे मारो आंदोलन केलं होतं, तेच आंदोलन आता आपण राहुल गांधीच्या विरुद्ध करूया, हा एक संकल्प आज या ठिकाणी करूया। शिंदे गुट ने राहुल की यात्रा को रोक लेने की मांग उठाई। वहीं सावरकर के पोते ने तो राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। को लगता है मैंने जो बोला वो इतिहास बन गया, इसी गलतफहमी से हुआ है, मगर महाराष्ट्र में ये गलतफहमी नहीं चलेगी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है तो इसकी तहकीकात करेंगे और पूरा इसका न्याय होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे की पार्टी ने भी कल राहुल की यात्रा का विरोध करने का फैसला किया है।
तो वहीं बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की है। वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो राहुल गांधी फिर से सावरकर को सुर्खियों में ले आए हैं। आखिर इसके पीछे का सियासी खेल क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने फिर सावरकर पर सवाल उठाकर महाराष्ट्र में कैसे अपनी सहयोगी के सामने दुविधा खड़ी कर दी है। इसे जरा समझिए। राहुल का आरएसएस बीजेपी पर अटैक, लेकिन उद्धव गुट असहज। राहुल के बयान से उद्धव को किनारा करना पड़ा। जी, शिवसेना सावरकर को नायक बताती रही है। शिंदे गुट को राजनीति चमकाने का मौका दे दिया। शिंदे गुट ने सावरकर के अपमान को तूल दे दिया है। तो राहुल गांधी का सावरकर के मुद्दे पर अपना सियासी गेम है, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा न जाने क्यों गुटों में बटी कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रही। राजस्थान में तो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। देश को जोड़ने का इरादा है, लेकिन क्या जिस पार्टी का झंडा लेकर राहुल आगे बढ़ रही है वो पार्टी एकजुट है? क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो मुहिम पार्टी को एकजुट कर पा रही है? क्या कैमरे पर दिख रही कांग्रेस नेताओं की एकजुटता जमीन पर भी है? ये सवाल एक इस्तीफे से खड़े हुए हैं। राहुल के करीबी कहे जाने वाले अजय माकन ने एक पन्ने की चिट्ठी लिखी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दो टूक कहा। राजस्थान कांग्रेस के लिए नया प्रभारी तलाश लिया। अजय माकन का इस्तीफा उस वक्त हुआ है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। उससे पहले अजय माकन ने राजस्थान का प्रभारी पद छोड़ने की चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेज दी है। सवाल अजय माकन की चिट्ठी की टाइमिंग पर है। सवाल यह भी है कि जब राहुल की यात्रा की तैयारी करनी थी, तब अजय माकन ने इस्तीफा क्यों दिया? माकन ने अपनी चिट्ठी में 25 सितंबर को हुई घटना का जिक्र किया है। माकन ने जिक्र किया कि 25 सितंबर को जयपुर में विधायकों की बैठक में अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई नहीं हुई और यही पेच उनके इस्तीफे की वजह भी है। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी अपने करीबी नेताओं को दी। गोविंद सिंह डोटासरा, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया और धर्मेंद्र राठौड़ की टीम को राहुल की यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम में शामिल धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता के लिए नोटिस भी जारी हो चुका है। उसी यात्रा में कुछ ऐसे प्रभारी बना दिए गए जिनको लेकर के अजय माकन ने आपत्ति उठाई है। देखिए, बिल्कुल सरासर मैंने यही कहा है कि जैसे लोगों को बना दिया गया जिसकी शकल जनता देखना ना चाहती, उनको अगर यात्राओं का प्रभारी बना दिया गया हो, यात्राओं का जमीन देखने के लिए, रूट देखने के लिए ऐसे लोगों को आगे कर दिया गया हो, तो इसका नुकसान जरूर कांग्रेस की इस यात्रा को मिलेगा। उन लोगों को दूर रखना चाहिए। यानी जिसे अनुशासनहीनता के लिए सजा मिलनी थी, उसी को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने दे दी। माकन शायद इससे नाराज थे, लेकिन ये विवाद यहीं थमता नहीं दिख रहा। माकन के इस्तीफे के बाद गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर इस आग को और हवा दे दी। कहीं लोगों का हृदय बहुत कमजोर भी होता है कि थोड़ा लगता है उनको कि पार्टी कमजोर होने लगी है, तो वो एडवांस में छोड़ने के भागने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो हम बात नहीं करना चाहेंगे, उनकी तो वो खुद ही समझे। राजस्थान में अगले महीने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, तो सरदार शहर सीट पर उपचुनाव भी होगा। ऐसे अहम वक्त में अजय माकन का इस्तीफा बताता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ने वाली मुहिम जमीन पर पार्टी को एकजुट करने में शायद कामयाब नहीं हो पा रही। अजय माकन की इस्तीफे वाली चिट्ठी आखिर क्यों कांग्रेस को परेशान कर रही है, जरा इसे आप समझिए। दरअसल अशोक गहलोत गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं, तो जाहिर है चुनाव के बीच में कांग्रेस गहलोत के समर्थकों पर कार्रवाई कर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती।
राजस्थान में अगले साल चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को पंजाब वाला डर भी सता रहा है। कांग्रेस को डर है कि जैसे पंजाब में नेतृत्व बदलने के बाद भी चुनाव में बुरी तरह हार हुई, वैसे ही राजस्थान में भी ना हो जाए। गहलोत खेमा की दलील है, जब 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। यानी राजस्थान के अंदरूनी संकट में कांग्रेस हाईकमान को बुरी तरीके से फंसा दिया है। 1 दिसंबर से औपचारिक तौर पर भारत G20 का 1 साल के लिए अध्यक्ष बन जाएगा। 2023 के नवंबर में भारत में इन देशों के मुखिया आएंगे। भारत के इतिहास में यह एक बड़ा मौका साबित होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी खोट नजर आ रहा है। कांग्रेस को लगता है कि G20 के जरिए बीजेपी का मकसद 2024 के चुनाव में फायदा उठाने का है। भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड हो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता वाली बैठक सौंप दी। 1 दिसंबर से भारत औपचारिक रूप से दुनिया के 19 देशों और EU वाली इस संस्था की कमान संभालेगा। भारत के लिए यह लम्हा गर्व का है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी मोदी सरकार का राजनीतिक दांव नजर आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर अगले साल भारत में होने वाली शिखर बैठक का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यानी जयराम रमेश को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस समिट का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज़ादी के 75 साल के मौके पर मिली इस अध्यक्षता को मोदी सरकार बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। इसीलिए अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले देश के 75 शहरों में 75 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बन रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगले साल नवंबर में जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुखिया भारत आएंगे और 2024 के चुनाव से कुछ महीनों पहले देश में यह मेगा इवेंट होगा, तो इसके जरिए पीएम मोदी की छवि चमकेगी, जिसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा। सवाल यह है कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता के लिए भी जोड़ तोड़ हो सकता है। G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके लिए एक प्रक्रिया है। G20 के 19 देशों को अलग अलग 5 ग्रुपों में बांटा जाता है। हर साल किसी एक ग्रुप के सदस्य देश को ये मौका मिलता है। उस ग्रुप के सारे देश मिलकर ये तय करते हैं कि आखिरकार अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, और जिस ग्रुप से जिस देश को अध्यक्षता मिलती है, अगले साल की प्रक्रिया में उस ग्रुप को अध्यक्ष की रेस से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि G20 की अध्यक्षता हासिल करने की कोशिश 2018 में भी भारत ने की थी, लेकिन तब कामयाबी नहीं मिली थी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेस पहले भी सवाल उठा चुकी है, जब इसके लोगो में कमल का निशान शामिल किया गया था। और अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। खबर यह कि राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दोषियों को पिछले हफ्ते रिहा किया गया था। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े ये लोग और राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों का रिहाई का ये जो मामला है, उसी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। सभी दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दोषियों को पिछले हफ्ते रिहा किया गया था। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ, जो देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश था, उसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। गुजरात चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन गुजरात का एक इलाका ऐसा है जहां इन मुद्दों से बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान। आप देखिए संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान तक जाना करे हमारे पाकिस्तान इलाके में चले जाती है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पानी में तो नहीं दिखाई गई।
गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। गुजरात चुनाव में क्यों गूंज रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान? गुजरात चुनाव में पाकिस्तान फैक्टर। मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद। जी हां, गुजरात के चुनावी घमासान में एक इलाका ऐसा है जहां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा पाकिस्तान है। ये इलाका है महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर। पोरबंदर, यहाँ सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का ही जन्म नहीं हुआ था। यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का। पोरबंदर समंदर किनारे बसा गुजरात का एक बड़ा इलाका है और यहाँ की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है मछुआरे। लेकिन इन मछुआरों की जिंदगी से संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। ये पोरबंदर का समुद्र तट है और यहाँ से अगर कुछ ही किलोमीटर के फासले पर आगे जाएंगे तो पाकिस्तान की समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। अब होता यह है कि जिस तरह से जमीन के बॉर्डर पर मार्किंग होती है, फेंसिंग होती है और साफ पता चलता है कि यहां तक भारत की सीमा है, इसके आगे पाकिस्तान की सीमा है, समंदर में वैसा नहीं होता। और इसी के वजह से कई बार अनजाने में मछुआरे पाकिस्तानी समुद्री सीमा में चले जाते हैं और पाकिस्तान की नौसेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मछुआरों को मिलती है पाकिस्तान की जेल और लाखों की बोट भी पाकिस्तान के कब्जे में चली जाती है। पाकिस्तान हमारी अभी 1200 के करीब बोट पकड़ी गई है, जो अभी कोई छूटने की कोई उम्मीद हमें है ही नहीं। वहाँ जो मछुआरे हैं शायद 500 के ऊपर है जो अभी, वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए और बोट तो छूटने वाली नहीं है। पूरे गुजरात से 1188 नावें पाकिस्तानी नौसेना के कब्जे में हैं। इनमें से 831 अकेले पोरबंदर की नावें हैं। 2016 से 631 मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान की जेलों में इन मछुआरों की जिंदगी बेहद बुरी गुजरती है। जो मछुआरे वो बोल रहे थे कुछ खाना बेहतर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ लेटर बेटर कुछ इधर इंडिया में लेटर नहीं भेजने देते। बेहतर खाना नहीं मिलता है, उनके परिजनों से उनके कोई बातचीत नहीं होती, कोई लेटर नहीं मिलता है। और अगर सोचो कि कुछ बीमार उनके घर परिवार है, उनका कुछ रिपोर्ट नहीं मिलता, कुछ न्यूज नहीं मिलता है, तो वो लोग अपने बहुत खांसते रहते और उनके जो तबीयत रहते हैं वो सब खराब हो जाती है। वहाँ पे उनको कुछ मेडिकल ऐसे मेडिकेशन मिलता नहीं है वहाँ पे। नतीजा ये हो रहा है कि कोई भी समंदर में जाकर मछली पकड़ना नहीं चाहता। मछलियों का कारोबार करने वालों का दर्द ये है कि काम करने को लोग नहीं मिल रहे। पोरबंदर के मछुआरों की दुर्दशा की एक तस्वीर पोरबंदर के इस बंदरगाह पर भी देखने मिलती है। यहाँ पर कई सारी ऐसी नौकाएं महीनों से खड़ी हैं, जंग खा रही हैं, क्योंकि इनमें काम करने वाले ज्यादातर मछुआरे या तो पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं या फिर अगर वहां से रिहा होकर भी आए हैं तो इतने सदमे में है कि फिलहाल काम नहीं कर सकते। और कई नौकाएं ऐसी भी हैं जिनके मालिक डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वहन नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने अपनी नौकाओं को यहाँ इस तरह से छोड़ रखा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बोट पाकिस्तान की तरफ कैसे चली जाती है। इसकी वजह है प्रदूषण, लेकिन कारोबार में यही सिर्फ एक समस्या नहीं है। डीजल के बढ़ते दाम भी परेशानी का सबब है। हर इंडस्ट्री का जो पानी, केमिकल युक्त पानी समुद्र में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से किनारे से फिश दूर चली गई है। तो हमें भी मजबूरन, क्योंकि उस तरफ जो अपना सिंधु नदी है वहां से जो बहाव आता है सिंधु नदी का, तो कैच वहीं मिल रहा है, उस तरफ हमें जाना पड़ता है। तो हमारी बोटें अनजान पाकिस्तान इलाके में चले जाती है तो पकड़ा जाती है। पोरबंदर में मछुआरे यानी खारवा समुदाय के 52,000 वोट हैं और चुनाव में उनके मुद्दे को नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं है। मछुआरे फैक्टर का असर ही है कि आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही इसी समुदाय से बनाया है। फिशिंग का जो इंडस्ट्री थी यहाँ बड़ी रोजगार देने वाली है, लेकिन उसको भी ठप कर दिया। 1100 से ज्यादा बोट पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ के ले गई। भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी यूपीए सरकार थी तब हमने
ये नई बोट बनाने के लिए जिनकी बोट पाकिस्तान पकड़ के ले गई है, उनके लिए एक पैकेज दिया था, उनसे 300 नई बोट बनी है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने वो भी बंद कर दिया। जब अटल जी वड़ा प्रधान थे और यहाँ शरीफ जब आए थे आगरा में, वहाँ उसकी जो मीटिंग हुई थी न, वो टाइम में अटल जी ने पूरी बोट, एक भी बोट वहाँ नहीं रही थी, सब बोट आ गई थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल में से आई, तब से उसने स्वीकार कर लिया कि ये बोट जो हमारे जो मछुआरे है वो गैर कायदेसर वहाँ आता है। उसके बाद ये कोई बोट नहीं आई है। फिर भी जब नरेंद्र भाई वड़ा प्रधान बने तब भी तो थोड़ी सी बोट वहाँ से हम ले आए थे, लेकिन उसके समय से ये बोट नहीं आ रही। सब लोग बीजेपी को वोट दिए, लेकिन जो पहले थे वही मछुआरे थे, उससे भी खराब बात हो रही थी। आज पोल्यूशन की वजह से हम लोग को पाकिस्तान तक जाना करे, हमारे बीबी बच्चा परेशान होते हैं, 15-20 दिन जाना पड़ता। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ चल रही थी, अभी सूचना मिल रही है कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। लगभग 8 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, मैराथन पूछताछ। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। रांची में ये पूछताछ चल रही थी, झारखंड की राजधानी में 8 घंटे लगभग चली है पूछताछ। और वक्त है आपकी राय बताने का। आज हमने ट्विटर पर आपसे सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के लिए फांसी की मांग जायज है? 92% लोगों ने हां में जवाब दिया है और 8% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। गुजरात चुनाव से जुड़ी हर खबर आप देख सकते हैं abplive.com पर या डाउनलोड करें एबीपी लाइव ऐप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।